नमस्कार दोस्तों। आपसे अनुरोध करूंगा कि कमेंट के माध्यम से एक बार सूचित करें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जय श्री राम दिनेश जी। बालमुकुंद धन्यवाद। तो अभी आप मुझे मुझे बताएंगे कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। तो नमस्कार दोस्तों। आज का मैं बहुत आभारी हूँ हमारे इस मंच का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ही दोस्तों से रूबरू हो पाऊँ, मिल पाऊँ, अपनी बातें रख पाऊँ, उनकी बातें सुन पाऊँ। तो ये जो मौका मुझे मिला है, इसी मौके के लिए जो मंच है, जिस मंच के लिए जी जान से लगे हुए हैं डॉक्टर विजय पटेल, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे भाई ने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ एक मौका दिया अपने आप की उपस्थिति को दर्ज करवाने का। और ये जो मंच है, बिल्कुल दिलीप जी धन्यवाद, आपने बताया कि आवाज़ आ रही है और हम इसी क्रम को आगे जारी रखते हैं। नमस्कार मंगीलाल जी। और इसमें ये जो मंच है, इस मंच के जो अधिकतर इसमें जो लगे हुए जो हमारे साथीगण हैं, जो इस मंच के लिए लगातार पूरी निष्ठा के साथ, पूरी जी जान के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग, मेरा मानना ये है कि मुखराम जी मांकड़ उनके ज़रूर प्रेरणा स्रोत रहे होंगे, मुखराम जी उनके। और उनके प्रेरणा स्रोत से जो जो हमारे राउत सर में जो एक अलग ही तरीके की जो टीम खड़ी हुई है, वो टीम आज इस मंच को संचालित कर रही है, उस टीम से जुड़े हुए लोग हैं। तो थानेश्वर जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले अपना नमन प्रस्तुत करना चाहूँगा मुखराम जी को, दो लाइनों के माध्यम से, आप सभी की आज्ञा से। कि रावत सर के लिए अगर मैं बात करूं, तो मुखराम जी एक ऐसा नाम है जिनको शायद किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है। सभी उनसे इतने अच्छे से वाकिफ़ है, उतने अच्छे से जानते हैं उनको, कि सभी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके बारे में मैं दो बातें अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, अपनी दो लाइनों के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कुछ एक ही होते हैं ऐसे जो मिसाल बन पाते हैं, कुछ एक ही होते हैं ऐसे जो मिसाल बन पाते हैं, ढर्रे में बदल चुके ढांचे के लिए संस्कार बन जाते हैं, उठते हैं आसमान से भी ऊंचे, लेकिन ज़मीन के लिए भी आधार बन जाते हैं, लेकिन ज़मीन के लिए भी आधार बन जाते हैं। इंसान होकर भी जो अपने आप में मुकाम बन जाते हैं, इंसान होकर भी जो अपने आप में मुकाम बन जाते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ और आप सभी साथियों की उपस्थिति में मैं नमन करना चाहूँगा मुखराम जी को। और आज हम जो बात करेंगे कि मतलब क्या मैं आपके सामने रखूं कि ये आप लोगों को पसंद आए और आप लोग उसे एक तरीके से एंजॉय कर पाएँ, उसके लिए कुछ एक चीज़ें रखना चाहेंगे, जैसे दोस्ती पर, प्रेम पर, या हमारी जो सोच है, हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, मतलब हमारे उस अंदर की जो कसमकस है, उसके लिए एक कविता मैं ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो मृत्यु के ऊपर रहेगी। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम कभी न कभी बहुत टूट जाते हैं उस चीज़ को लेकर के, जब हमारे परिवार में या हमें किसी साथी को उस तरीके से जूझना पड़ता है उन चीज़ों से। और राजनीति एक सदाबहार, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सभी बोलते हैं और सदियों से बोलते आ रहे हैं, और पता नहीं कब तक हमें बोलना पड़ेगा, जब तक कि वो एक
हम जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वो चलना शुरू नहीं कर दें। और मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया आज के समय ऐसा लगता है कि जैसे कॉमेडी शो देखने से अच्छा है, ज़्यादा हंसना चाहते हो तो हम किसी मीडिया चैनल को सुन सकते हैं। और नारी शक्ति की हम बात करते हैं तो नारी शक्ति की अगर बात करें तो उसमें बेटी की बात कर सकते हैं, हम अपनी माँ की बात कर सकते हैं, हम अपनी पत्नी की बात कर सकते हैं, हम अपनी बहन की बात कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अपनी एक दो लाइनें आप लोगों के सामने इसी दौरान रखने की कोशिश करूँगा। और चूँकि मैं विज्ञान से जुड़ा हुआ भी हूँ और विज्ञान साइंस कम्युनिकेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ एक बात मैं अंधविश्वास के ऊपर ज़रूर रखना चाहूँगा। और चूँकि मैं शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ एक लाइन मुझे हमारे गुरु के ऊपर या हमारे इस शिक्षा तंत्र के ऊपर भी कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। और ये बोलने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, हमें खाना चाहिए, और खाना बिना किसान के आ नहीं सकता। तो किसान की बात ना हो वो मेरे ख्याल से शायद मंच ही अधूरा रह जाएगा। तो कुछ थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा हमारे किसान अन्नदाता के लिए। और आज के समय जो सबसे बड़ी समस्या जो उठ करके आ रही है रोज़गार की, कोशिश करूँगा 2 लाइन रोज़गार के बारे में भी बोल पाऊँ। तो ये मेरी कोशिश रहेगी इन विषयों पर बोलने की, और कितना मैं बोल पाता हूँ और कितना आप अच्छे से उसको सुन पाते हो उसकी मैं आपके कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर कोशिश करूँगा देखने की, संभलने की, अपने आप को सुधारने की और अच्छा प्रस्तुत करने की। और चूँकि राउत सर का ये मंच है, रूप सिंह जी राजपुरी जी, जिनको इस मंच पर किसी भी क्या बोले परिचय के मोहताज नहीं है। राउत सर के अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर आपसे प्रेरणा ली है और प्रेरणा लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं नमन करना चाहूँगा आपको, नमस्कार करना चाहूँगा आपको, स्वागत करना चाहूँगा आपका रूप सिंह जी। और चूँकि मैं राउत सर मंच से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मेरे बारे में मेरे ख्याल से राउत सर मंच से बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा अपने परिचय के रूप में। मेरा नाम सुरेश सोनी है और राउत सर में मेरी जो पहचान है वो बड़े तौर पर ये पहचान है कि मैं सुभाष जी सोनी का छोटा भाई हूँ। और बिल्कुल साइंस एकेडमी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो जन्म और जो मैं बोलूँ शिक्षा जो है वो संगरिया से हुई है, जो राउत सर से ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद से लगातार मैं घूम रहा हूँ, कभी संगरिया, कभी सीकर, कभी राउत सर, कभी दिल्ली, कभी भोपाल, बीच में कोलकाता और अभी गुवाहाटी में। तो इस तरीके से एक घुमक्कड़ जो ज़िंदगी है वो खूब जीने का मुझे मौका मिल रहा है। तो उसी के लिए मैं कुछ लेखन के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा कि व्यक्तिगत ज़िंदगी जैसे मछली नहीं पर पानी में गोते लगा रहा हूँ। मैं मछली नहीं हूँ लेकिन पानी में गोते लगा रहा हूँ। व्यक्तिगत ज़िंदगी जैसे मछली नहीं पर पानी में गोते लगा रहा हूँ। ख्वाब जैसे उड़ता फिरे कोई पंछी गगन में। मुझे होश है कि मैं एक अदना सा इंसान हूँ, पैर ज़मीं पर है और मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। सच लिखने का कोई कायदा नहीं है जानता हूँ, सच लिखने का कोई कायदा नहीं है जानता हूँ, हार जाऊँगा। लेकिन झूठ लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जानता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी है, कोई भंसाली की फिल्म नहीं जो कमाने के लिए बिक जाऊँगा और झूठ लिख जाऊँगा। तो जैसे जैसे घूमने का मौका मिल रहा है घूमते जा रहे हैं, और अभी आप लोगों के बीच में आगे अपनी रचना प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और सत्यनारायण जी, सोनी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है, और आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से कोशिश करेंगे निरंतर आपकी जो भी कसौटी है उस पर खरा उतरें। और इंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे पापा जी सोनलाल जी भी इसी मंच पर मौजूद हैं, आपका भी आशीर्वाद मिलेगा इस मंच पर मुझे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अभी अगर मैं इसमें बात करूं कि किस तरीके से लिखना शुरू करते हैं या किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी जो लिखना शुरू करता है तो उसके जो सबसे पहले गुरु होते हैं कहीं ना कहीं उसके दोस्त रहते हैं। तो मेरे भी जो दोस्त हैं
स्कूल में और ख़ास तौर पर बीएससी कॉलेज में जो मिले वो इस तरीके के मिले कि हम एक दूसरे की खींचा खिंचाई में, और पता नहीं चला कब हमने लिखना शुरू कर दिया। तो आगे एमएससी के दौरान भी वही सब कुछ रहा, और आगे बढ़ते हुए भी जो भी साथी मिल रहे हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखाते जा रहे हैं। तो उन दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बेहद ख़राब रचनाएं भी जो लिखते थे उनको भी बड़े हंस हंस के जो सुनते थे। तो उन सभी दोस्तों को मैं अपना नमस्कार रखना चाहूँगा इस मंच पर। और उसके बाद जो लेखन की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम पढ़ करके सीखते हैं। तो पढ़ करके जो सीखने की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ दो चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ रखना चाहूँगा। बहुत से लोग बहुत सी किताबों को लिख करके पढ़ करके बहुत ज़्यादा ऐसा सीखे होंगे, लेकिन मैंने दो पर्सनल डायरियों को लिख पढ़ करके ज़्यादा उस तरीके से हुआ हूँ कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फील्ड, ये क्षेत्र। उनमें है एक तो सुभाष जी सोनी, उनकी जो व्यक्तिगत डायरी है, मुझे उनकी व्यक्तिगत है, नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उनकी व्यक्तिगत जीवन पर भी मेरा उतना ही हक है जितना उनका खुद का। और दूसरा राम स्वरूप जी, उनकी डायरी को भी पढ़ा है खूब, और पढ़ करके मुझे लगता है मुझे कोई भी उपन्यास में इतना मज़ा नहीं आया जितना इन दोनों की व्यक्तिगत पर्सनल डायरी में मज़ा आया है। तो कोशिश करूँगा उन डायरी को अपने लेखन में भी ला पाऊँ, अभी नहीं तो धीरे धीरे सीख करके ला पाऊँ। तो अभी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि हर जगह हर लम्हे को कैद करने को दिल चाहता है, दिल से मुसाफिर हूँ, हर कदम नई ओर लिए जाता है। जैसा मैंने बताया कि लगातार जगह बदलती जा रही है, और बदलते हुए परिवेश में, हर परिवेश में कुछ न कुछ सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हंसराज जी कुमावत भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय देने के लिए। और अभी जो मैंने बताया कि मैं दोस्ती के ऊपर, जो अभी मैं बोल ही चुका हूँ कि मैं, जो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो हर पड़ाव में मेरे लिए गुरु हैं। तो उन्हीं के लिए अगर मैं दो लाइन लिखना चाहूँ, दो लाइन आपके बीच रखना चाहूँ कि टूटा सौ अभिमान बार बार, टूटा सौ अभिमान बार बार, खैरियत बस इतनी है कि कभी इसे गिरने नहीं दिया। क्योंकि ऐसा हमारे साथ ज़िंदगी में बहुत बार आता है कि हमारा अभिमान, स्वाभिमान टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन ये दोस्त लोग ही होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको एक ऊर्जा देते हैं, एक नई एनर्जी देते हैं, जिसके कारण हम इसे गिरने से बचा पाते हैं। तो टूटा सो अभिमान बार बार, खैरियत बस इतनी है कि कभी इसे गिरने नहीं दिया। हालात मेरे कैसे बताऊं तुझे मेरे दोस्त। अभी मैं सभी दोस्तों से एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि आप किसी भी मुकाम पर हो या आपका दोस्त किसी भी मुकाम पर है, उनके ज़रूर टच में रहिए, उनसे बात करते रहिए। चाहे वो अभी हम हाल ही की घटना सुशांत सिंह राजपूत की बात करें या किसी भी घटना की बात करें, ये दोस्त ही होते हैं जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करते हैं। तो दोस्तों के लिए अगर मैं बात करूं कि दोस्तों के, चाहे हम कितनी भी तकलीफ में हैं, कितने भी बुरे वक्त से हम गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्त का अगर एक छोटा सा फ़ोन आ जाए और वो पूछ ले कि भाई कैसे हो, तो मेरे ख्याल से हम भूल जाते हैं कि हम तकलीफ में भी हैं क्या। और अगर हम उसको बोल देंगे कि मैं तकलीफ में हूं तो वो झूठ होगा, क्योंकि दोस्त के बोलने भर से हम उस तकलीफ से निकल चुके हैं। और मेरे जो फिजिक्स से जुड़े हुए साथी लोग होंगे वो हाइजेनबर्ग का नाम ज़रूर सुना होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जहां हम प्रेक्षण लेने के लिए भी कुछ अगर कोशिश करते हैं तो प्रेक्षण लेने के दौरान ही वो चीज़ें बदल जाती है। तो हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी तरीके से हमें तकलीफ है या तकलीफ नहीं है, हम ये प्रेक्षित नहीं कर सकते अगर हमारा दोस्त उसको प्रयोग के द्वारा पुष्टि करना चाहे, उसको देखना चाहे, क्योंकि उसके पूछने भर से हमारे हालात बदल जाते हैं। तो हालात मेरे कैसे बताऊं तुझे मेरे दोस्त, तेरे पूछने भर से मेरे हालात बदल जाते हैं। और ये लाइन समर्पित है मेरे सभी दोस्तों को जो समय समय पर कहीं ना कहीं हमें एनर्जी देते हैं, प्राणवायु देते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देते हैं। और इन्हीं दोस्तों के लिए एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि चलो एक काम करते हैं, 2 लम्हे की है ज़िंदगी, 2 लम्हे तुम्हारे नाम करते हैं। तो ये जो 2 लम्हों की ज़िंदगी है, ये हमारे सभी दोस्तों के नाम, सभी शुभचिंतकों के नाम। और अभी आगे बढ़ना चाहूँगा। तो प्रेम एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर हम हमेशा कुछ न कुछ लिखते हैं, कुछ न कुछ सोचते हैं। एक उम्र का पड़ाव तो ऐसा रहता ही है जिसे शादी से पहले बोल दें, जिसमें हम पूरे जोश के साथ अपनी प्रेम की बातें बता सकते हैं, बाद में बता नहीं पाते लेकिन लिख तो सकते हैं। तो वही जो प्रेम कविताएं हैं उसी में कि ए प्रेम, प्रेम के बारे में ये कहा जाता है कि प्रेम से हम बंध जाते हैं किसी से, और प्रेम में जब हम रहते हैं तो किसी को बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल उन्मुक्त कर देते हैं
उसका नाम भी प्रेम है। बिल्कुल विरोधाभास वाली जो बातें हैं वो आपके बीच रखना चाहूँगा कि कहीं प्रेम का मतलब बंधन भी है और कहीं प्रेम का मतलब जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को पूरा पूरा आज़ाद कर दिया, पूरा अपने ज़िंदगी जीने के लिए पूरा छोड़ दिया, पूरी फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, खुद अपने दिल से। तो उसी तरीके से उस आज़ादी का नाम भी कहीं ना कहीं प्रेम है। हमारे जो क्रांतिकारी जो जिनके बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, उनका जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं आज़ादी वाली तरफ, और हमारे जो रिश्ते नाते और उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं एक बंधन का प्रेम। तो इसी में यह प्रेम किस किस विधा में है तू, आज़ादी की उमंग में है तू, रिश्तों के बंधन में है तू, यही प्रेम। और इसी प्रेम के बारे में बात करना चाहूँगा कि प्रेम की बात हो और उसमें अगर इंतज़ार की बात ना हो तो शायद वो प्रेम की बात अधूरी रह जाएगी। तो उसी इंतज़ार की अगर हम बात करें, और प्रेम में मेरे ख्याल से जितनी भी बातें, जितनी भी कविताएं लिखी गई है उसमें कहीं ना कहीं इंतज़ार की बातें ज़रूर आती है कि तुम बेखबर हो या कि बेपरवाह मैं नहीं जानता, तुम बेखबर हो या कि बेपरवाह मैं नहीं जानता, जानता हूँ बस इतना कि मैं आज भी हूँ तेरे इंतज़ार में। तो यही इंतज़ार आगे इस प्रेम को सशक्त करते हुए आगे बढ़ता है। और इसी के बात आगे बताएं तो प्रेम की पराकाष्ठा, ये इंतज़ार की पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि एक दिन मानोगे तुम भी, रब जाने वो दिन मेरी ज़िंदगी में है कि नहीं। एक दिन मानोगे तुम भी, रब जाने वो दिन मेरी ज़िंदगी में है कि नहीं। ये प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा नहीं है। अंतिम जो पराकाष्ठा है वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इतना भी कोई इंतज़ार कर सकता है कि इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना शुरू कर दे। तो पुनर्जन्म में करूं विश्वास, पुनर्जन्म में करूं विश्वास, गर अगले जन्म में मिलने का वादा करो, वरना यूं जन्म दर जन्म लेने में रखा क्या है। तो यही इंतज़ार की बातें। पुनर्जन्म में करूं विश्वास, गर अगले जन्म में मिलने का वादा करो, वरना यूं जन्म दर जन्म लेने में रखा क्या है। और अभी जो हमारे जो प्रेम है जो फरवरी के महीने में सिमटता जा रहा है, और फरवरी का महीना जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं थोड़ा छोटा होता है बाकी महीनों से अगर हम तुलना करके देखें तो उसी फरवरी की अगर मैं बात करूं, प्रेम के महीने की बात करूं जो कि एक छोटा महीना है। एक दोस्त कहता है कि ये महीना मोहब्बत का है, और दूसरा दोस्त आईना दिखा रहा है कि इसमें दिन कुछ कम है, ये महीना कुछ छोटा है। तो अभी जो हमारा प्रेम जो चल रहा है वो क्यों हम छोटा करते जा रहे हैं, क्यों छोटा होता जा रहा है, ये शायद एक चिंतनीय और विचारणीय विषय हमारे लिए हो सकता है। और प्रेम के बारे में जब भी वर्णन किया जाता है, दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गोकुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दे एक चीज़ और आपके साथ रखना चाहता हूँ कि ये जो मंच है, इस मंच के से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इतना काम कैसे कर लेते हैं, मैं अभी भी सोचकर बड़ा हैरान हूँ। जो इतने समर्पण के साथ, मतलब राउतसर नगरी को एक अलग ही पहचान दिला दी है उन्होंने, कि राजस्थानी की बात करो चाहे हिंदी साहित्य की बात करो, राउतसर एक अलग, और उसमें हम परलिका भी जोड़ सकते हैं, वो एक अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो इसमें कुछ ऐसे समर्पित जो हमारे साथीगण हैं उनका मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सुरेंद्र जी सोनी, और सुरेंद्र जी सोनी तो चलो बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत भी हैं सुरेंद्र जी। और सुरेंद्र जी को जब हम काम करते हुए देखते हैं, अच्छा उनकी एक खास बात यह है कि उनको बातों से मोटिवेट करते हुए नहीं देखा, काम से मोटिवेट करते हुए देखा है। जैसे रामस्वरूप जी किसान की अगर हम बात करें, जो अपने काम से भी मोटिवेट करने की हिम्मत रखते हैं, तो उनका भी मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के मंच में आप जुड़े हुए हैं। और उनके सुपुत्र यश सोनी, जो कि पूरा जो टेक्निकल जो काम है, तकनीकी जो काम है पूरा संभाले हुए हैं, यश सोनी। और मैं बड़े फ़क्र के साथ कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो मेरा भी भतीजा ही है। तो किस तरीके से इस मंच को संभाले हुए हैं यश सोनी, वास्तव में आप बहुत बहुत ये मंच आपका आभारी है कि इस तरीके से आप इस मंच के लिए समर्पित हैं और इतनी छोटी उम्र में इतना समर्पण दिखा रहे हैं। तो यश सोनी आपका फिर से मैं आभार व्यक्त करूंगा इस मंच के माध्यम से, और अपनी बात को आगे ले जाना चाहूँगा कि जब भी प्रेम की जो बात होती है उसमें अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन होता है। क्यों होता है? शायद हम जरूर से ज़्यादा बोल करके अपने प्रेम को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं जो आपके समक्ष एक कविता रखना चाहूँगा उसमें
मैं अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन से थोड़ा बचना चाहता हूँ, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं करना चाहता, और फिर भी अपने प्यार का, अपने प्रेम का इजहार करना चाहता हूँ। तो इसका शीर्षक है मैं ये तो नहीं कहता। और जैसा कि इसका शीर्षक ही है मैं ये तो नहीं कहता, मतलब मैं उन अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन से बचना चाहता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि ज़िंदगी का हर लम्हा तुझे याद करता हूँ। मैं वो दीवाना नहीं हूँ जो ऐसा दावा करे कि मैं एक एक पल तुझे याद करता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि ज़िंदगी का हर लम्हा तुझे याद करता हूँ, क्योंकि हमें कुछ पैसे भी कमाने हैं और सरकार के लिए कुछ जीएसटी भी भरना है ताकि देश भी चले, अपना घर भी चलाना है। तो इस तरीके का दावा कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी मैं ये तो नहीं कहता कि ज़िंदगी का हर लम्हा तुझे याद करता हूँ, पर जितने लम्हात तेरे साथ जीता हूँ, पर जितने लम्हात तेरे साथ जीता हूँ या तुझे याद करता हूँ, मैं बस उसी को ज़िंदगी कहता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि ज़िंदगी का हर लम्हा तुझे याद करता हूँ, पर जितने लम्हात तेरे साथ जीता हूँ या तुझे याद करता हूँ, मैं बस उसी को ज़िंदगी कहता हूँ। मैंने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी की परिभाषा ही बदल ली। मेरी ज़िंदगी उतनी है जितने लम्हात मैं तुझे याद करता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि दिन ए तन्हाई में सूरज सा हूँ मैं अपने आप का सूरज होने का दावा भी नहीं करता कि इतना प्रचंड और इतना ऊर्जावान हूँ मैं ये तो नहीं कहता कि दिन ए तन्हाई में सूरज सा हूँ मैं, या कि महफिलों में सितारों सा ख्यालात रखता हूँ, पर जानता हूँ बस इतना कि तन्हा तो तू कभी होने ही नहीं देती, लेकर हर महफिल में तुझे अपने साथ चलता हूँ। और मैं तन्हा इसीलिए नहीं होता क्योंकि हर महफिल में एक याद के रूप में तुझे अपने साथ लेकर के चलता हूँ। इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि दिन ने तन्हाई में सूरज सा हूँ मैं, या कि महफिल में सितारों सा ख्यालात रखता हूँ, पर जानता हूँ बस इतना कि तन्हा तो तू कभी होने नहीं देती, लेकर हर महफिल में तुझे अपने साथ चलता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि ज़िंदगी का हर लम्हा तुझे याद करता हूँ। और जो इसकी जो सबसे खूबसूरत लाइन जो मुझे लगी वो यही है जो मैं अभी आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि उसे खुदा मान लूँ या उसे भगवान मान लूँ, लेकिन फिर भी भगवान से कम मानने को भी तैयार नहीं हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि खुदा से भी बुलंद या कि चांद से भी खूबसूरत है तुम। मैं ये तो नहीं कहता कि खुदा से भी बुलंद या कि चांद से भी खूबसूरत है तू, पर जानता हूँ बस इतना कि मेरी ज़रूरत है तू, और हो जाती है उस खुदा की भी इबादत हाथों में मैं अपने जब तेरा हाथ रखता हूँ, हाथों में मैं अपने जब तेरा हाथ रखता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि चांद से भी खूबसूरत है तू या कि खुदा से भी बुलंद है तू, पर हो जाती है उस खुदा की भी इबादत हाथों में अपने जब मैं तेरा हाथ रखता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि फूलों से भी नाजुक या कि कोई चटकती कली है तू, पर जानता हूँ बस इतना कि मेरी ज़िंदगी की बहार है तुझसे, और मेरी एक एक सांस में खुशबू सी बसी है तू, और महक सी जाती है ज़िंदगी मेरी जब जब लबों पे अपने मैं तेरा नाम रखता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि ज़िंदगी का हर लम्हा तुझे याद करता हूँ। और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे ऐसा नहीं है कि अप्सरा जैसी खूबसूरत या परियों सी या ऐसा कुछ है, वो बिल्कुल मेरे जैसी है और मैं बिल्कुल उसके जैसा हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई अप्सरा या कि कोई परी है तू, पर जानता हूँ बस इतना कि मेरी जान मेरी ज़िंदगी है तू, और हो जाती है ज़िंदगी जन्नत जब जब दिल में मेरे तेरे जज्बात रखता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि ज़िंदगी का हर लम्हा तुझे याद करता हूँ। और बात होती है कि मतलब मोहब्बत मुकम्मल हो पाती है कि नहीं। तो अगर मोहब्बत एक सीमा से आगे बढ़ जाए तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों के भी कोई मायने नहीं रह जाते। तो इसी के ऊपर दो लाइन फिर से लिखने की कोशिश की है कि मैं ये तो नहीं कहता कि मंजिलों को पाएंगे हम, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम, पर जानता हूँ बस इतना कि हर रास्ते हर मोड़ पर कदम ताल मिलाएंगे हम, और रास्तों को मंजिलों से भी खूबसूरत कर जाएंगे हम। और अंत में कहूँगा बस इतना, ना रास्ते ना मंजिल ना ही सफ़र के लिए, मैं तो बस मेरे हम सफ़र के लिए फरियाद रखता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि ज़िंदगी का हर लम्हा तुझे याद करता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राजेंद्र जी, अमित जी, दिनेश जी, आपके इस प्यार के लिए।
और अभी जो हमारा आपस में जो एक अंदर ही अंदर जो खींचा रस्साकसी जो चलती है, उन भावनाओं, उन संवेदनाओं को लेते हुए एक मृत्यु के ऊपर मैंने एक दो लाइन लिखने की आपके समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मृत्यु जब हमारा कोई निजी, जिससे हमें बहुत मोहब्बत है, महबूब भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिनसे हमें बहुत मोहब्बत होती है, और अगर वो हमारे बीच ना रहे तो हम बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं। तो उस संवेदना को कि आपके समक्ष रखने की कोशिश करूँगा कि कैसे उस संवेदना से हम बाहर निकलते हैं, कैसे उन परिस्थितियों से पार पाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे उस अजीज़ को अपने ही अंदर महसूस करना शुरू कर देते हैं, और वो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि शायद हम उस संवेदना मतलब उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो जिंदगी जो है और मौत जो है उसके बारे में कि इतनी भी झूठी मोहब्बत ना दिखाए ज़िंदगी, इतनी भी झूठी मोहब्बत ना दिखाए ज़िंदगी, जानता हूँ एक दिन दगा देकर ही छोड़ेगी। तो ज़िंदगी के लिए सिर्फ इतने ही कि इतनी भी झूठी मोहब्बत ना दिखाए ज़िंदगी, जानता हूँ एक दिन दगा देकर ही छोड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे अजीज़ हमसे जिनको हम अपने अंदर ही महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो उनका जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, उनका आज हम हैं, वो हमारे अंदर है। इसी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लम्हे लम्हे में दम था पर वक्त कम था, लम्हे लम्हे में दम था पर वक्त कम था, किस्सा हूँ मैं आपकी हर बात का। लम्हे लम्हे में दम था पर वक्त कम था, किस्सा हूँ मैं आपकी हर बात का। आज आज हूँ मैं आपका, आज आज हूँ मैं आपका। तो उनका आज मैं हूँ वो मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। और इनके ऊपर जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ है जो वक्त से नहीं हारता। वो हमारे भीतर कैसे आ जाते हैं और कैसे हमारे अंदर रहते हैं, और हम उस वक्त को भी जीत लेते हैं। हम मानते नहीं हैं कि वो हमसे जुदा है, वो हमारे अंदर है। इसी बात को कि कुछ है जो वक्त से नहीं हारता, नहीं बदलता, बदलती है बस घड़ी की सुइयाँ। कुछ है जो वक्त से नहीं हारता, नहीं बदलता, बदलती है बस घड़ी की सुइयाँ। पलटते हैं बस कैलेंडर के पन्ने, साल दर साल बीत जाते हैं। बदलती है बस घड़ी की सुइयाँ, पलटते हैं बस कैलेंडर के पन्ने, और लड़ते लड़ते बदल जाते हैं खुद कैलेंडर तक, सालों साल बीत जाते हैं। कुछ है जो वक्त से नहीं हारता, नहीं बदलता, मिट जाते हैं। शायद हम जो आमने सामने होकर के जो बातें करते थे वो अब हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है, वो हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं है। तो कुछ है जो वक्त से नहीं हारता, नहीं बदलता, मिट जाते हैं हिलने वाले होठ, वो अभी नहीं बोल पाते। मिट जाते हैं हिलने वाले होठ, तरस जाते हैं कंपाने वाले कानों के पर्दे, तब मिटा के मैं और तुम के फासले बतियाने लगते हैं खुद ही से, और जीत जाता है कुछ जो वक्त से नहीं हारता, नहीं बदलता। वो हमारे अंदर ही होते हैं और हम खुद ही का एक हिस्सा हो जाते हैं। तो ये जो बात आपके सामने रखी, और महबूब भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और धर्मपत्नी जी इस मंच पर है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अभी जो इस मंच के बारे में और राउत सर के बारे में हम जो बात कर रहे थे, तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि रूप सिंह जी अभी हमारे बीच मौजूद है और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। और इसी के साथ साथ ये मतलब राउत सर इतना सशक्त हो चुका है कि इसमें अगर हम नाम लेने बैठें तो मेरे ख्याल से शायद 1 घंटा उसी के लिए चाहिए। इतने लोग, इतने हमारे साथी इस मंच की मजबूती में लगे हुए हैं। जैसे बात करें रंगलाल जी बिश्नोई, रणवीर सिंह जी, शंकर लाल जी, जिन्हें दादाजी के नाम से भी सब लोग जानते हैं, गज़ल सम्राट है, और डॉक्टर नीता अग्रवाल, जिनकी मतलब जो सुनाने की जो शैली है, और ये जो मैं सब बातें कर रहा हूँ वो राउत सर मंच से जुड़े हुए हैं
कि उनका जो गायन है वो सुनने के बाद ऐसे लगता है कि बस वो गाते रहें और हम सुनते रहें। अजीत सिकंदर जी, इंद्र जी, हरिराम जी, इंद्रपाल जी, निशा जी, खुमाराम जी, ये सब इस मंच से जुड़े हुए, इस मंच के सशक्त आधार है। तो उन सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा इसी मंच पर, उनके अपने मंच पर। और मदन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और मंगल सिंह जी की बात करें, ओम आनंद जी की बात करें, ओम पारिक जी की बात करें, संजय जी की बात करें, सत्यनारायण शर्मा जी की बात करें, और थानेश्वर जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मंच को इस मुकाम तक पहुंचाया। और अभी मैं अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा राजनीति के ऊपर। तो राजनीति, मैं केवल भारत की बात नहीं रखना चाहूँगा, हमारे देश की बात नहीं है, वैश्विक स्तर पर ऐसा हो चुका है कि राजनीति से हमारे शब्द आते हैं, हमारे दिमाग में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता, कुछ बुरी भावना आती है, जबकि ये शब्द बुरा नहीं है। लेकिन इसमें काम करने वाले लोगों ने इस शब्द की इस तरीके से, क्या बोलें, कि परिभाषा ही बदल करके रख दी है कि अभी राजनीति मत कर, इसका मतलब ही हम कुछ अलग लगाते हैं। बिल्कुल भंवरलाल जी। और जैसे मैंने एक फ़ोटो भी देखी थी किसी टाइम, जो सीरिया की एक 4 साल की बच्ची थी, और वो उसके पास जब रिपोर्टर गया और उसने जो कैमरा है उसको बंदूक समझ लिया, तो 4 साल की छोटी बेटी ने ऐसे, मतलब बच्ची ने ऐसे हाथ उठा दिए कि शायद ये गोली मारेगा मुझे, हाथ उठाने से शायद गोली नहीं मारेगा। तो ये परिस्थितियाँ हम हमारे इस ला चुके हैं अपनी दुनिया में कि बच्चा इतना डरा हुआ है। और ये है वैश्विक राजनीति के परिणाम। और देश की जो राजनीति होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के जो मूल्य है वो गिरते जा रहे हैं। और मर्यादा में रह करके उसके ऊपर मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मर्यादा रखनी मेरी मजबूरी भी है और मेरे लिए ज़रूरी भी है। तो सीरिया की एक 4 साल की बच्ची कैमरा को बंदूक समझ उठा दिए हाथ। अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बच्ची की समझदारी है या तथाकथित बुद्धिजीवियों की बेवकूफ़ी, कि जो 4 साल की बच्ची को हाथ उठाने पर मजबूर कर दे। और ये नहीं है कि राजनीति पर हम हमेशा, मतलब बहुत कुछ बुरा ही सुनने को मिलता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको देख करके हम हंसने से भी नहीं रोक पाते हैं खुद को। तो अभी कुमार विश्वास की जो राजनीति, जो उनका जो राजनीतिक जो घटनाक्रम रहा उनका, उसके ऊपर 2 लाइन लिखने की कोशिश की कि जो छूटा, उनके बारे में शायद व्याख्या देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे आम आदमी पार्टी को वो, मतलब फाउंडिंग मेंबर में थे, संस्थापक सदस्यों में थे, और कैसे उनसे अलग भी होना पड़ा। और अलग होने के बाद ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो अलग पार्टी की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इसी को लेकर के कि जो छूटा उसे मैं याद आया नहीं, जो छूटा उसे मैं याद आया नहीं, किसी और को मैं भाया नहीं, अधूरी रह गई एक प्यास सी, जिंदगी हो गई कुमार विश्वास से। तो हमारे, और कुमार विश्वास जी के बारे में इस मंच से जुड़े हुए सभी लोग शायद जानते होंगे कि उन्होंने अपना ज़िंदगी का एक समय पीलीबंगा में भी व्यतीत किया है। और हमारे बहुत से इस मंच के जो अभी जुड़े हुए जो हमारे साथीगण हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं उनके साथ पढ़ी है, मंच साझा किया है। तो ये सब। और अभी जो मैं राजनीति के बारे में जो बताना चाह रहा था, जो ख़ास तौर पर मैं, मतलब अपनी बात रखना चाह रहा था, वो रखता हूँ कि राजनीति किस तरीके से एक चिंतनीय विषय बन चुका है, और किस तरीके से, चाहे वो किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, या हमारे सेना की बात हो, हर तरीके से हमको किस तरीके से राजनीति को भोगना पड़ रहा है, और किस तरीके से इन सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो गरीब है, किसान है, हमारी सेना है, इन सब का। तो इसी के ऊपर मैं 2 लाइन आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि किस तरीके से राजनीति इनका दोहन कर रही है, इन लोगों को बहुत ही, मतलब बहुत ही निम्न स्तरीय ज़िंदगी व्यतीत करने पर मजबूर कर रही है, और उनकी ज़िंदगी तक के सौदे हो जाते हैं इस राजनीति में। किसानों की हड्डियों को पीसकर, किसानों की हड्डियों को पीसकर जो आटा बनता है, किसानों की हड्डियों को पीसकर जो आटा बनता है, उसे गरीबों के लहू से गूंथा जाता है। किसानों की हड्डियों से जो आटा बनता है, उसे गरीबों के लहू से गूंथा जाता है, फिर उसे सेना के जवानों की खोपड़ियों को जलाकर सेका जाता है।
किसानों की हड्डियों को पीस कर जो आटा बनता है उसे गरीबों के लहू से गूंथा जाता है, फिर उसे सेना के जवानों की खोपड़ियों को जलाकर सेका जाता है। बड़ी मुश्किल है यारों राजनीति में रोटियां सेकना। तो ये परिभाषा हो चुकी है अभी राजनीति में रोटियां सेकने की, और ये हम लोगों को सहन करना पड़ रहा है। तो ए राजनीति जब जब तेरे दांव चले हैं, ए राजनीति जब जब तेरे दांव चले हैं, तब तब मेरे शहर मेरे गांव जले हैं। तू उंगलियां उठाता रहा एक दूसरे पर, बस पक्ष विपक्ष एक दूसरे को ही कटघरे में खड़े करते रहे। ए राजनीति जब जब तेरे दांव चले हैं, तब तब मेरे शहर मेरे गांव जले हैं। तू उंगलियां उठाता रहा एक दूसरे पर, मेरे रास्ते मेरी मंजिल मेरे हर एक मुकाम जले हैं। मेरे रास्ते मेरी मंजिल मेरे हर एक मुकाम चले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकरलाल जी, लक्ष्मी नारायण जी और रूप सिंह जी, आपके आशीर्वाद के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको। और अभी जो राजनीति जो है, हम कभी कभी बोलते हैं कि पहले राजनीति जो अच्छी थी अभी बुरी हो गई, या पहले बुरी थी अभी अच्छी हो रही है। मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी तक बदली नहीं है, जो पहले भी थी आज भी है। तो राजनीति की उस बात को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, और इसमें साझा करना चाहूँगा कि कैसे कुछ चीज़ें नहीं बदली। और इसमें मैंने जो पुरानी जो राजनीति की बात ली है वो कहीं ना कहीं मैं महाभारत काल से उठाना चाहता हूँ। और एक बात जो निर्भया जो कांड हुआ, निर्भया कांड में सिर्फ एक दिल्ली वाले कांड की बात नहीं कर रहा, उस तरीके के कितने कांड रोज हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उन सब की कि उस समय जो द्रौपदी है और आज के समय हम निर्भया बोल दें, क्या बदला और क्या नहीं बदला, वो बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत आभार, राम राम भाई साहब, और पीके सेन साहब आपका भी बहुत बहुत आभार, और लक्ष्मण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और भारतीय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्ण कुमार जी आपका बहुत बहुत आभार मंच में समय निकालने के लिए। और जो मैं राजनीति की बात आपके साथ साझा करना चाह रहा था, निर्भया और द्रौपदी, उस समय से लेकर के इस समय तक क्या बदला और क्या नहीं बदला, कि कौरवों के राजतंत्र से आज के लोकतंत्र तक, कौरवों के राजतंत्र से आज के लोकतंत्र तक वक्त बदला है तो बस इतना। कौरवों की राजसभा में पहले पासे फेंके जाते थे। कौरवों के राजतंत्र से आज के लोकतंत्र तक वक्त बदला है तो बस इतना कि कौरवों की राजसभा में पहले पासे फेंके जाते थे, फिर साड़ी खींची जाती थी, और आज के लोकतंत्र में नंगा नाच पहले किया जाता है और पासों का खेल साल दर साल जारी रहता है, साल दर साल जारी रहता है। केस सुलझते रहते हैं और हम केसों में घुसे रहते हैं, उन्हीं केसों को झेलते रहते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इनके चक्कर लगाते रहते हैं, और वो इन व्यवस्थाओं की कमियों का फायदा उठाते हुए एक केस खत्म नहीं हो पाता कि दूसरा केस सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो कौरवों के राजतंत्र से आज के लोकतंत्र तक वक्त बदला है तो बस इतना। कौरवों की राजसभा में पहले पासे फेंके जाते थे, फिर साड़ी खींची जाती थी, और आज के लोकतंत्र में नंगा नाच पहले किया जाता है और पासों का खेल साल दर साल जारी रहता है। पंकज भाई आपका बहुत बहुत आभार मंच पर हमें समय देने के लिए। रोहितास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शंकरलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और हम जैसे मतलब क्या बोलें कि जो सीखने की अवस्था में अभी उनको प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मीडिया की जो परिभाषा है वो तो बिल्कुल बदल चुकी है। मीडिया तो मुझे लग रहा है अभी राजनीति से भी नीचे स्तर पर आ चुका है। उसमें ना तो हिम्मत बची है और ना किसी तरीके का कुछ ऐसा कुछ बचा है कि उनके अंदर ही कुछ ऐसा हो कि हमें कुछ सच्चाई को सामने लेकर के आना है। उनके लिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, किसी को जलील करना है, किसी को बदनाम करना है। इसी चीज़ को लेकर के मैं दो लाइनें आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मीडिया के लिए, जो मीडिया आज हम टीवी में देखते हैं या इवन प्रिंट मीडिया भी मैं उसमें रखना चाहूँगा कि जहाँ जाते हो महफिल सजाते हो। उनके लिए रेप होने का जो घटनाक्रम है वो भी महफिल सजाने से ज़्यादा नहीं है। देखिए उनको कभी ध्यान से। जहाँ जाते हो महफिल सजाते हो, बना के किस्से कहानी बदनाम करते हो। डरता हूँ मैं बस इतना ही, किसी किस्से में तेरा नाम ना हो,
बदनाम करते करते तू बदनाम ना हो। एक बात तू भी सुन ले, मीडिया को कहना चाहता हूँ, एक बात तू भी सुन ले, महफिल में कोई किसी का सगा नहीं, सिर्फ कीचड़ उछाल कर आज तक कोई टिका नहीं। ये जो टीआरपी के जो सौदे हो रहे हैं अभी, जो खुद दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि आप लोग घोटाले कर रहे हो और खुद टीआरपी घोटालों में संलिग्ध है, ऐसी मीडिया धिक्कार की पात्र है। और ऐसी मीडिया जितना जल्दी अपने आप को सुधारें ताकि हम आमजन उनमें विश्वास करना शुरू करें, शायद उतना अच्छा होगा। और मीडिया पर मेरे ख्याल से वो पात्र नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ बोला भी जाए उसके ऊपर। अभी मैं जो बात रखना चाहूँगा कि नारी शक्ति, जैसा मैंने पहले ही बताया कि उसके ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। और नारी शक्ति हर रूप में है, चाहे वो पत्नी का रूप हो, चाहे माँ का, चाहे बहन का, चाहे बेटी का, और हर रूप में हमें कहीं ना कहीं शक्ति देती है, हमें ऊर्जा देती है और एक नया जीवन देती है। उसके ऊपर मैं 2 लाइन आपका समय लेते हुए रखना चाहूँगा। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और महबूब भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और पापा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं जो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है वो नहीं करना चाहता। मैं जो हमारी नानी है जो कहानियाँ सुनाती है उनको भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नानी, अब हमें परियों की कहानी नहीं सुननी, हमें हमारी बेटियों की कहानी सुननी है। आप बेटियों को कहानी सुनाओ और बेटियों की कहानी सुनाओ, हमें परियों की कहानियाँ मत सुनाओ। इस बात के ऊपर 2 लाइन आपके बीच कि परियों से रूबरू होना है, सुना नानी कोई कहानी। परियों से रूबरू होना है, सुना नानी कोई कहानी। ना चांद का जिक्र हो, ना बातें हो आसमानी। बेटी को ही परी बता नानी, फिर सुना परियों की कहानी। परियों से रूबरू होना है, सुना नानी कोई कहानी। बस हमारे लिए हमारी बेटियां हमारी परियां हैं, और उन्हीं परियों की कहानियां अब हम हमारी नानियों से सुनना चाहते हैं। और उसी के बीच में रखना चाहूँगा कि मतलब कैसे, जैसे एक माँ जो होती है उसके साए में हम हमेशा राजकुमार बन के रहते हैं। और एक चीज़ कहते हैं कि बेटियां जो होती है वो अपने माँ बाप के प्यार में जब होती है तो वो राजकुमारी होती है। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं बेटी नहीं हूँ तो नहीं जानता वो राजकुमारी होती है कि नहीं होती। लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि जब बेटियों के साथ हम बाप उनके साथ रहते हैं तो हम किसी बादशाह से कम नहीं होते, और जब हम हमारी माँ के पास होते हैं तो हम किसी राजकुमार से कम नहीं होते। इसी बात को रखने की कोशिश करूँगा कि माँ की गोद में सर रखता हूँ, राजकुमार सा हो जाता हूँ। माँ की गोद में सर रखता हूँ, राजकुमार सा हो जाता हूँ। और बेटी के लिए बोलना चाहूँगा कि पर जब तुम पापा कहती हो, लगता है दुनिया भर की बादशाहत मिल गई। पर जब तुम पापा कहती हो, लगता है दुनिया भर की बादशाहत मिल गई। तो किसी को बादशाह होना है तो बस अपनी बेटी के साथ 2 लम्हे बिताओ, बहुत आसान है। और फूल भी कहाँ खिल पाता है वैसे, माँ की गोद में बच्चा खिल जाता है जैसे। ना शब्दों का जादू है, ना दुनियावी सपने, बस मन करता है तेरे नन्हे नन्हे हाथों में खो जाऊं। एक बेटी के लिए उसके नन्हे नन्हे हाथों में खोने का एक बाप का सपना कि ना शब्दों का जादू है, ना दुनियावी सपने, बस मन करता है तेरे नन्हे नन्हे हाथों में खो जाऊं। और जैसा कि मैंने बात की थी, शंकर लाल जी आपका फिर से बहुत बहुत आभार, और कपिल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। और अभी जो मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा अंधविश्वास के ऊपर बात करना ज़रूर चाहूँगा कि नक्षत्र देखकर वो भविष्य बतला देते हैं, कि नक्षत्र देखकर वो भविष्य बदला देते हैं। जोड़ घटाव करते हैं वो इतना कि अच्छे अच्छों को बहका देते हैं, और हमें इस दौर से बाहर निकलना है। तो इसी अंधविश्वास को लेकर के मैं एक 2 लाइनें आपके बीच रखना चाहूँगा और उनको चुनौती देना चाहूँगा जो इस अंधविश्वास में हमें ढकेल रहे हैं। और ये किसी धर्म विषय से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। अंधविश्वास किसी न किसी रूप, विधा, किसी न किसी तरीके से मुझे लगता है कि हर एक धर्म को कहीं ना कहीं लपेटे हुए हैं, कुछ न कुछ भाग में, कुछ न कुछ तरीके से। तो उसी के ऊपर कि हाथों की लकीरों को देखकर आने वाले कल की तस्वीर दिखलाने वालों, हाथों की लकीरों को देखकर आने वाले कल की तस्वीर दिखलाने वालों, कभी खौफ कभी झूठी तसल्ली बेचकर घर अपना चलाने वालों, कभी खौफ
कभी झूठी तसल्ली बेचकर घर अपना चलाने वालों, लूट चुके बहुत तुम मासूमों को, अब ये मासूम तुम्हें बताएंगे। लकीरों को देखकर बनते नहीं मुकद्दर, मुकद्दर के लिए लकीरों को घिसना पड़ता है। करनी पड़ती है जी तोड़ मेहनत, करनी पड़ती है जी तोड़ मेहनत, कर कर मेहनत पसीना बन रिसना पड़ता है। पीड़ा अब हर एक गांव गांव शहर शहर उठाएंगे, जागरूकता की कसौटी पर भविष्य तुम्हें दिखलाएंगे। ये जागरूकता की कसौटी पर भविष्य दिखलाएंगे, हाथों की लकीरों से नहीं, कि जागरूकता की कसौटी पर भविष्य तुम्हें दिखलाएंगे। अब कारोबार ये तुम्हारा ज़्यादा नहीं चलने वाला, अब कारोबार ये तुम्हारा ज़्यादा नहीं चलने वाला। सीख लो तुम भी मेहनत करना करना वरना पेट तुम्हारा नहीं भरने वाला। सीख लो तुम भी मेहनत करना वरना पेट तुम्हारा नहीं भरने वाला। तो इन भ्रमित करने वाले लोगों के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी शिक्षा की अगर हम बात करें, और मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारे इस मंच में जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं वो एक शिक्षक हैं ज़्यादातर लोग, और विद्यार्थी जीवन तो सभी ने बिताया है। तो इसी चीज़ को हम आगे रखने के लिए सबसे पहले जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जितने भी हमारे अध्यापकगण हैं, उन सबको 2 लाइन भेंट करना चाहूँगा। गुरु के लिए, अध्यापक के लिए, कि पत्थर को जो सोना कर दे सच में ऐसे पारस होते हैं। पत्थर को जो सोना कर दे सच में ऐसे पारस होते हैं। महाभारत में बोला जाता है कि 100 पुत्र थे कौरव, तो उनके बारे में उदाहरण देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि पत्थर को जो सोना कर दे सच में ऐसे पारस होते हैं। 100 पुत्र कैसे हुए किसी के नहीं जानता, पर एक अध्यापक के हजारों लाखों पुत्र होते हैं, पर एक अध्यापक के हजारों लाखों पुत्र होते हैं। और उम्मीद करता हूँ मेरे साथ जितने भी गुरुजन जुड़े हुए हैं वो इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे, इस बात को ज़रूर मानते होंगे कि उनका कोई भी शिष्य उनके लिए उनके बेटे या बेटी से कम नहीं है। तो एक अध्यापक के हजारों लाखों पुत्र होते हैं। और अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी बात बोल करके चले जाएं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, एक मैं थोड़ी सी कड़वी बात भी बोलना चाहूँगा। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुझे बहुत ख़राब भी लगा सुनने में। हम जहाँ भी सुन रहे हैं उसमें हमें ये सुनने को मिल रहा है हायर एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ, अभी पीएचडी करने वालों को एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मंच पर बैठ करके वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनसे पूछिए क्या पहले बिना एमफिल पीएचडी नहीं हो सकती थी? इस तरीके की डिबेट, और वो हमें बता ही नहीं पा रहे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे लिए क्या आया, क्या हमको अच्छा मिला। अभी बोल रहे हैं कि जो प्री स्कूल है उसको स्कूल में ऐड कर दिया, क्या सिर्फ इतना ही है? अभी बोल रहे हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उनके नाम बदल दिए, क्या सिर्फ इतना ही है? मैं चाहता हूं कि हमारे जो साथीगण हैं वो अच्छे से हमको बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सच में क्या है, ताकि हम उस शिक्षा व्यवस्था में जो हम बार बार बात करते हैं कि बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर पाएं। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। और सच में मैं आपके प्रयास का बहुत कायल हूँ कि द साइंस एकेडमी में आपने जिस तरीके से प्रयोग बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, इस चीज़ को लिए आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंतज़ार नहीं किया। आप पहले से ही अपने स्कूल, अपने संस्थान को उस तरीके से आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। सच में मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ कि हमें सच में इस तरीके की न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहिए। तो इस शिक्षा के ऊपर मैं अभी बोलना चाहूँगा कि जो हमारा स्कूल का बैग है, और इसमें मैं क्या मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सीधा ही बिना किसी भूमिका के, कि स्कूल का बैग कुछ हल्का हुआ है या नहीं जानता। स्कूल का बैग कुछ हल्का हुआ है या नहीं जानता, पर जानता हूँ जेबें माँ बाप की खाली खाली सी नज़र आती है। स्कूल का बैग कुछ हल्का हुआ है या नहीं जानता, पर जानता हूँ जेबें माँ बाप की खाली खाली सी नज़र आती है। मदन जी आपका बहुत बहुत आभार, शंकर लाल जी आपका बहुत बहुत आभार। और जेबें क्यों खाली हैं? शायद आर्थिक बोझ जो माँ बाप पर बढ़ता ही जा रहा है, हमारी जो ये शिक्षा व्यवस्था में जो शामिल होता जा रहा है। आजकल बच्चों के होमवर्क में माँ बाप की भी कमर टूट जाती है।
आजकल बच्चों के होमवर्क में माँ बाप की भी कमर टूट जाती है। स्कूल की कॉपी किताबें बहुत सुंदर चमचमाती नजर आती है, पर जाने मिलती क्यों नहीं हर एक दुकान पर। हर जगह हमने धंधा बना लिया है, दुकानों वालों से कमीशन है हमारा। स्कूल की कॉपी किताबें बहुत चमचमाती नजर आती है, पर जाने क्यों मिलती नहीं हर एक दुकान पर। और अभी मैं बात करना चाहूँगा एकलव्य जो अंगूठा काट दिया गया था, उसका भेंट स्वरूप ले लिया गया था गुरु के द्वारा ही कि वो आगे नहीं निकल जाए। लेकिन क्या आज भी एकलव्य का वो जो घटना है वो आज रुक चुकी है या आज भी जारी है? इसी के ऊपर मैं आपसे बात रखना चाहूँगा अपनी, कि गरीब बस्तियों में बसते हैं न जाने कितने एकलव्य, गरीब बस्तियों में बसते हैं न जाने कितने एकलव्य। बहुत तरक्की की है हमने विकास के इस दौर में, कटा करता था पहले सिर्फ एकलव्य का अंगूठा, कटा करता था पहले सिर्फ एकलव्य का अंगूठा। कट जाते हैं आजकल माँ बाप के हाथ पांव तक अपने बच्चों के अंगूठे बचाने की होड़ में। माँ बाप मर रहे हैं, इस तरीके का हमने शिक्षा व्यवस्था की ओर जा रहे हैं आगे। तो आज एकलव्य का, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि एकलव्य का घटनाक्रम आज भी रुका नहीं है। आज भी गरीब बस्तियों में ना जाने कितने एकलव्य बसते हैं। आजकल मास्टर जी बेंत की छड़ से नहीं डराते बच्चों को, आजकल मास्टर जी बेंत की छड़ से नहीं डराते बच्चों को, मुर्गा भी नहीं बनाते किसी को, पर जाने क्यों पहले से ज़्यादा आजकल माँ बाप डरे नजर आते हैं। पर न जाने क्यों पहले से ज़्यादा आजकल माँ बाप डरे नजर आते हैं। और अभी मैं बात रखना चाहूँगा जो कि हमने जो शिक्षा को वास्तव में जो एक धंधा बना दिया है, उसमें पीड़ा किस चीज़ की है कि पहले हमारा जो गुरुकुल जो होता था उसमें क्या होता था, वो एक अध्यापक का जो गुरुकुल था जिसमें वो शिक्षा देता था, वो बच्चों का घर था। और आज के समय में गुरुजनों का जो घर है वो स्कूल बन चुका है। इसके ऊपर मैं कुछ रखना चाहूँगा कि गुरुकुल का दौर भी क्या दौर था। गुरुजी का विद्यालय हुआ करता था, घर सब बच्चों का। आजकल गुरुजी का घर बन जाता है विद्यालय सब बच्चों का। शायद इसको किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं है। और फिर आखिरी 2 लाइनें रखना चाहूँगा कि टैगोर तेरे पेड़ों वाले स्कूल नज़र नहीं आते, टैगोर तेरे पेड़ों वाले स्कूल नज़र नहीं आते, नहीं नज़र आती ग्रामीण कार्य कुशलता से जुड़ी गांधी तेरी पाठशालाएं। टैगोर तेरे पेड़ों वाले स्कूल नज़र नहीं आते, नहीं नज़र आती ग्रामीण कार्य कुशलता से जुड़ी गांधी तेरी पाठशालाएं। हाँ, स्कूल खुलने से पहले दौड़ने लगते हैं पिंजरे ही पिंजरे सड़कों पर, कैदियों से बच्चे उसमें नज़र आते हैं। स्कूल वैन का हाल देखिए कभी, कैसे ढुसा होता है बच्चों को, वो किसी कैदी से कम नहीं लगते। कि टैगोर तेरे पेड़ों वाले स्कूल नज़र नहीं आते, नहीं नज़र आती ग्रामीण कार्य कुशलता से जुड़ी गांधी तेरी पाठशालाएं। हाँ, स्कूल खुलने से पहले दौड़ने लगते हैं पिंजरे ही पिंजरे सड़कों पर, कैदियों से बच्चे उनमें नज़र आते हैं और उन्हें हम अपना भविष्य बोलते हैं। तो अभी इंदरचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कुछ बात पसंद आई और आपने अपने विचार रखे इस मंच पर। और अभी जो किसान है उसके बारे में मैं थोड़ी सी एक बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि बन के हंसी हजारों चेहरों को सजाना जानते हैं, बन के हंसी हजारों चेहरों को सजाना जानते हैं, खुशी खुशी पसीना बहाना जानते हैं। बन के हंसी हजारों चेहरों को सजाना जानते हैं, खुशी खुशी पसीना बहाना जानते हैं। और किस तरीके से वो करते हैं और कहाँ एक किसान हार जाता है। फिर से मैं बात करूँगा राजनीति की कि किसान हर जगह जीत जाता है लेकिन राजनीति में हार जाता है। बनाता हूँ खुद ही को मिट्टी से, बनाता हूँ खुद ही को मिट्टी से, किसान की बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बनाता हूँ खुद ही को मिट्टी से, खुद ही से थोड़ा सा बतियाता हूँ, खुद ही से लड़ता हूँ, खुद ही से हारता हूँ, खुद ही से जीत जाता हूँ। जिस अन्न से जश्न मनाते हो तुम बार बार, चाहे आप पिज्ज़ा खाओ, चाहे आप रोटी खाओ, चाहे आप चावल खाओ, है हमारे अन्नदाता की देन। तो बात आगे रखना चाहूँगा कि जिस अन्न से जश्न मनाते हो तुम बार बार, मैं पल पल उसी पल को जीता हूँ, जीता जाता हूँ उस पल को, पर जाने क्यों मैं राजनीति से हार जाता हूँ।
पर जाने क्यों मैं राजनीति से हार जाता हूँ। और मैंने पहले ही बताया था, दुर्भाग्यवश मेरी कुछ मर्यादाएं हैं और राजनीति पर मैं सीधा कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बात जितना हो सके रखने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच, आप साथियों के बीच। और मदन जी पेंटर हमारे बीच हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस सपोर्ट के लिए, हौसला अफजाई के लिए। और रतनलाल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि शायद समय की भी अपनी एक सीमा है, और उस सीमा को देखते हुए अंतिम जो बात है मैं रोज़गार के ऊपर जो रखना चाहता हूँ उसके साथ समापन करने की ओर बढ़ूँगा। तो रोज़गार के लिए 2 लाइनें आप लोगों के बीच। कुछ पीढ़ियाँ निकल गई चरखा चलाते चलाते। सुभाष भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार और आपका आशीर्वाद बना रहे, और हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें, इसी विश्वास के साथ आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और रोज़गार के लिए जो बात बोल रहा था मैं, कि कुछ जैसे मतलब रोज़गार के लिए जो बात करें हम, कि चरखे को रोज़गार के लिए एक सिंबल माना जाता था, लेकिन आजकल तो राजनीति में अगर आप रोज़गार की बात करते हो तो ना जाने क्या क्या बातें आपको बता दी जाती हैं। किसी तरीके के काम को हम छोटा या बड़ा बोलने की यहाँ मतलब बिल्कुल दुस्साहस नहीं कर रहे। सब काम हमारे रोज़गार से जुड़े हैं, वो सभी सम्मान के पात्र हैं, और हम सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं कि चाहे वो एक वैज्ञानिक हो या चाहे हमें जो मतलब जो ढाबे पर जो हमें रोटी बना करके देता है, चाहे वो हो। और वैसे भी हमारे यहाँ तो जो गाना भी प्रचलित रहा है कि भावे बूट पालशा करिए, रोटी हक दिखाइए। तो चाहे उस लेवल का हो, किसी भी तरीके का हो, हमारा काम है जो हमें रोजी रोटी देता है। और मुझे लगता है कि रूप सिंह जी से ज़्यादा अच्छे से ये बात शायद कोई नहीं बता पाएगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो खुद एक प्रेरणा है इस बात को लेकर के हमारे बीच। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूँगा कि चरखा भी रोज़गार है, बाकी सब भी रोज़गार है, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है और उससे आगे के रोज़गार की जो बात करता है और उससे अगर पीछे के रोज़गार की ओर धकेला जाए तो वो सहन नहीं होगा, तब वो सहन नहीं होगा। सबको आगे बढ़ने का मौका है। तो कुछ पीढ़ियां निकल गई चरखा चलाते चलाते, सुना है कि क्रांति मुकम्मल होने को है। कुछ पीढ़ियां निकल गई चरखा चलाते चलाते, सुना है कि क्रांति मुकम्मल होने को है। अब चरखा नहीं चलाएंगे, अब पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े खाएंगे। कुछ पीढ़ियां निकल गई चरखा चलाते चलाते, सुना है कि क्रांति मुकम्मल होने को है। अब चरखा नहीं चलाएंगे, अब पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े खाएंगे। अगर पकोड़ा स्वावलंबन है और सब रोजगार हो सकता है तो चरखे में भी बहुतेरे फरमान है। अगर पकोड़ा स्वावलंबन है, सब रोजगार है, तो चरखे में भी बहुतेरे फरमान है। अगर इस चीज़ को ऐसे भी बोला गया था कि पकोड़े को आप हल्दीराम से जोड़ करके देखिए, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना उनका टर्नओवर है, बहुत सारी दलीलें दी जाती है। तो अगर पकोड़ा हल्दीराम है तो चरखा भी सियाराम है। वस्त्र उद्योग भी तो बहुत पनपे हुए हैं। अगर पकोड़ा हल्दीराम है तो चरखा भी सियाराम है। चरखे को छोड़ना, ललकारना दिल खोल के, मगर पहले बेचना सीख लेना पकोड़े मोल के, मगर पहले बेचना सीख लेना पकोड़े मोल के। तो ये जो रोज़गार के बारे में इस तरीके की जो बातें कही जाएंगी, वो मुझे लगता है कि मैं अपने युवा साथियों के दम पर कहना चाहूँगा कि इस तरीके की बातें हमारे युवा साथी किसी हाल में सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, क्योंकि रोजगार और तकनीकी उद्योगों के दम पर ही हमारा भारत आगे निकलने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। और इस तरीके की बातों को किसी तरीके से हम सहन नहीं कर पाएंगे। और अभी मैं फिर से इस हमारे मंच के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर विजय कुमार पटीर, जो खुद हिंदी सांसद है राजस्थान से। और ये मंच बड़ा मतलब अनूठा मंच है। राजस्थान के 2 हिंदी सांसद यहाँ मंच पर मौजूद है, सुभाष जी सोनी और विजय कुमार पटीर जी। और रूप सिंह जी, मैं आपका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि आपने लगातार इतना समय दिया, हमें सुना और फिर भी
अगर कहीं किसी रचना से या किसी भी चीज़ से कुछ गलत लगा हो तो क्षमा प्रार्थी रहेंगे आपको। वैसे इस तरीके का कुछ भी नहीं है हमारा सोचना, ठीक है। और शंकर लाल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नए कदम को एक मौका दिया है, जो आगे बढ़े और आगे कुछ अपना कुछ आप लोगों के समक्ष रख पाएँ। तो राउत सर का ये जो मंच है उसका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो मौजूद नहीं है, जो बाद में भी देखेंगे हमारे इस कार्यक्रम को, उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार तहे दिल से। और अभी मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।